तो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एसी लोड लाइन। हम डीसी लोड लाइन देख चुके हैं। अब हमें देखना है एसी लोड लाइन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एक सर्किट बनाना है जो एम्पलीफायर की तरह काम करे। तो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है कि बेस इमीटर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड वाइज एंड कलेक्टर इमीटर जंक्शन शुड बी रिवर्स वाइज। तो मैं यहाँ पे एक सर्किट ले रहा हूँ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर के लिए, और टाइटल है अपना आज जो डिस्कस करना है एसी लोड लाइन। तो सबसे पहले मैं सर्किट बनाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एक ट्रांजिस्टर बनाया हुआ है मैंने। इस एमीटर रेजिस्टेंस के साथ मैंने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है जिसे वाई पास कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है। तो CERE, यहाँ पे ये कलेक्टर रजिस्टर कलेक्टर टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसके साथ आउटपुट कनेक्ट किया हुआ है कलेक्टर टर्मिनल पे, और ये आउटपुट के साथ, और यहीं पे मैंने लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जैसे हम RL के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, बेस को वाइज करना है। तो बेस को वाइज करने के लिए R1 एंड R2 लगाए हुए हैं, और ये R1 R2 और R2 और RC को VCC सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ DC वाइज प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे मैंने इनपुट को कनेक्ट किया हुआ है, AC इनपुट को कनेक्ट किया हुआ है कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू। तो ये कपलिंग कैपेसिटर हम लिख सकते हैं इनपुट और आउटपुट को कपल करने के लिए। यहाँ एक सोर्स रेजिस्टेंस और साथ में वोल्टेज सोर्स, इनपुट AC वोल्टेज सोर्स को यूज किया है। बी इन लिख सकते हैं या मैंने RS लिखा है, तो यहाँ पे VS भी लिखा जा सकता है, मैंने VS के नाम से यहाँ लिख दिया है। ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर सर्किट बनाया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है ना। AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर सर्किट के साथ साथ जो कैपेसिटर्स लगे हैं वो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। VCC जो वोल्टेज लगाया हुआ है, अपना DC वोल्टेज लगाया उसको ग्राउंड कर देंगे। तो ग्राउंड करने के बाद जो नया सर्किट बनेगा उस सर्किट को हम AC इक्विवेलेंट सर्किट बोलेंगे। तो ध्यान क्या रखना है, कैपेसिटर्स को आपको शॉर्ट सर्किट करना है जैसा हमने DC इक्विवेलेंट सर्किट में देखा था। तो DC इक्विवेलेंट सर्किट बनाते समय हमने क्या देखा था कि वहां पे कैपेसिटर को ओपन सर्किट रखा था, क्योंकि कैपेसिटर का इंपीडेंस डीसी के रेस्पेक्ट में, जहां फ्रीक्वेंसी 0 होती है डीसी की, वो इनफाइनाइट हो जाता है, लेकिन एसी के रेस्पेक्ट में नेग्लेजिबल, ऑलमोस्ट 0 मान के चलते हैं, तो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे इस कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगर्ड एम्पलीफायर सर्किट का इक्विवेलेंट AC इक्विवेलेंट ड्रॉ करने जा रहा हूं। हम देखें, उसको ध्यान से देखें कि कैसे मैं AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि AC इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ होगा। यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली बात है कि ये वोल्टेज डिवाइडर वाइज सर्किट का यूज किया है। अभी वोल्टेज डिवाइडर वाइज सर्किट हम डिटेल में देखेंगे, आप चाहें तो मेरा वीडियो वोल्टेज डिवाइडर वाइज सर्किट के लिए देख सकते हैं। मोर स्टेबल सर्किट होता है वोल्टेज डिवाइडर वाइज, तो उस कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया है मैंने AC लोड लाइन और DC लोड लाइन की एनालिसिस को करने के लिए। तो सबसे पहले हम सब क्या देखेंगे यहाँ पे, AC इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस एम्पलीफायर सर्किट। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे सर्किट। अब देखिए यहाँ पे कि ये एमीटर है और ये वाई पास कैपेसिटर, जब कैपेसिटर शॉर्ट होगा, ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट होगा, तो ये अपने साथ एमीटर रेजिस्टेंस को भी शॉर्ट कर देगा। तो एमीटर रेजिस्टेंस शॉर्ट करना मतलब सिंपल वायर रह जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट हो गया है। इनपुट सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनपुट कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, तो सिंपल कनेक्शन रह जाएगा। यहाँ पे जब डीसी बैटरी को जीरो करेंगे तब क्या होगा कि ये R1 और R2 दोनों उठ के पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि ये भी ग्राउंड हो जाएगा R1 R2, तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, जिसे मैं बेस रेजिस्टेंस बोलता हूँ, बेस रेजिस्टेंस दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ
R1 एंड R2 और इनपुट सिग्नल इनपुट रेजिस्टेंस यहां पे लगा दिया है मैंने VS और RS को RS VS यहां पे कनेक्ट कर दिया है। और ये जो कलेक्टर रेजिस्टेंस था, कलेक्टर रेजिस्टेंस डीसी बैटरी से हट गया है तो यहाँ पे कनेक्ट होके आ गया, वापस से यहाँ कनेक्ट हो गया और लोड रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पे। तो ये RL और प्लस माइनस VL और VO भी कह सकते हैं हम यहाँ पे, ये RC हो गया है। ये यहाँ करंट IE फ्लो करेगा, AC करंट फ्लो करेगा, यहाँ IC AC करंट फ्लो करेगा, यहाँ IB करंट फ्लो करेगा। और ये जो RB यहाँ लिख दे रहा हूं मैं IB करंट। तो देखिए यहाँ पे मैंने RB लिया हुआ है, RB क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो अब AC इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास मिल गया है, AC इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। एक बार मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देख लीजिए, समझ लीजिए। सर्किट को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपको ये AC और DC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना आ गया तो आपकी प्रॉब्लम्स मोर देन 50% सॉल्व हो गई। क्योंकि मेजर प्रॉब्लम यही आती है कि जब हम AC और DC इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करने में असमर्थ पाते हैं अपने आप को। अगर आप AC और DC इक्विवेलेंट सर्किट इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, तब आपके सामने केवल और केवल इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस बचती हैं, KCL और KVL अप्लाई करना होता है और सिंपली सर्किट में वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस आप सॉल्व कर सकते हो, या जो भी पैरामीटर आपको सॉल्व करना हो वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ पे क्या किया कि जब DC इक्विवेलेंट सर्किट निकाला था तब AC सोर्सेज को हटाया था DC एनालिसिस के समय में। अभी AC लोड लाइन एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस समय क्या है, मुझे AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है और AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए मुझे सारे DC सोर्सेज को हटाना है और कैपेसिटर कैसा हो जाएगा यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट। मैंने पिछले, या अभी हम फिर से देख लेते हैं कि कैपेसिटर का इंपेडेंस क्या होता है, 1/2 पाई FC और AC के लिए फ्रीक्वेंसी कैसी है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, तो इंपेडेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा कैपेसिटर, और कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शॉर्ट या सिंपल वायर लगा हुआ है जो कैपेसिटर है। और जब DC बैटरी 0 कर दिया है तो ये ग्राउंड हो गया, R1 ग्राउंड हो गया है, तो R1 R2 दोनों पैरेलल में आ गए हैं। तो RB एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया है, जो R1 और R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन के कारण से निकल के आया है। जब ये VCC 0 करने से ये RC भी फ्री हो गया है, तो RC RL के पैरेलल में आ गया है। तो ये इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट है, जहां पे मैं वोल्टेज, मैंने आउटपुट वोल्टेज या VL लोड वोल्टेज दोनों को शो किया हुआ है, और IC कलेक्टर करंट, एमीटर करंट और बेस करंट, ये AC करंट्स को शो किया है। देखिए, ध्यान देखिए, यहाँ पे छोटे सबस्क्रिप्ट जो लगाए हैं वो स्मॉल लेटर्स में लगाए हैं, वो AC सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट, AC इक्विवेलेंट सर्किट हम निकाल चुके हैं। तो देख सकते हैं AC इक्विवेलेंट सर्किट में हमने क्या किया है कि कपलिंग कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर दिया है, और यहाँ पे बाईपास कैपेसिटर था वो भी शॉर्ट कर दिया है। उस बाईपास कैपेसिटर ने RE रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया। तो इससे फर्क क्या पड़ता है यहाँ पे कि जब हम DC की बात कर रहे थे तो DC में RE रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट था और अपना इंपोर्टेंस रखता था। तो RDC जब निकल के आ रहा था तो क्या हो रहा था, RC प्लस RE, RDC आ रहा था RC प्लस RE। जबकि RAC की बात करेंगे तो RAC क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ RC एंड RL। तो दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। वहां पे क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ RC एंड RE, और यहाँ पे RAC क्या है,
parallel combination of RC and RL, that is RC plus RC into RL divided by RC plus RL. तो यहां से हम सिंपली देख सकते हैं कि RDC is not equal to RAC. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कलेक्टर सर्किट में AC इक्विवेलेंट जो निकाला है उसके कलेक्टर सर्किट में हम अप्लाई करेंगे KCL को. KCL अप्लाई करेंगे तो VC इक्वल टू IC RAC, VC इक्वल टू IC RAC, ये इक्वेशन आएगी. VC क्या है? AC कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज. यहाँ पे VC क्या है? AC कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज. IC क्या है? AC कलेक्टर करंट. और RAC क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन AC कॉन्फ़िगरेशन. IC देख सकते हैं हम, IC इक्वल टू IC माइनस ICQ एंड VCE is equal to VCEQ माइनस VCE. तो देख सकते हैं VCE क्या है? AC के लिए कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज इक्वल टू IC RAC. IC करंट यहाँ पे AC के लिए है और RAC AC करंट. IC को लिखा जा सकता है IC माइनस ICQ और VCE इक्वल टू VCEQ माइनस VCE. ये ध्यान रखना है कि Q पॉइंट पे VCE Q पॉइंट पे है और ये VCE है ना. ये एक DC के लिए DC और AC के लिए दोनों अलग अलग है. इस कंडीशन में अब हम लिख सकते हैं VCEQ माइनस VCE इज इक्वल टू IC माइनस ICQ into RAC. तो this is the instantaneous collector current. Total instantaneous IC is the total instantaneous collector current and VCE is the total instantaneous collector voltage. देख सकते हैं यहाँ पे VCEQ at the Q point, collector emitter voltage at the Q point, और VCE total instantaneous collector emitter voltage. तो ये क्वांटिटीज हम देख सकते हैं और इन इक्वेशंस को देख सकते हैं. इस इक्वेशन से लेकर हम क्या करेंगे? IC की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे. तो IC AC करंट दैट इज इक्वल टू VCEQ डिवाइडेड बाय RAC माइनस VCE डिवाइडेड बाय RAC प्लस ICQ एंड IC इक्वल टू ICQ and VCE equal to VCEQ point on AC load line. These are the points on AC load line. So these are the points on AC load line. और हम ये जो Q पॉइंट्स की वैल्यू है, ऑपरेटिंग पॉइंट्स की वैल्यू है, ये वैल्यूज और ये पॉइंट्स जो वहां पे प्लॉट करेंगे जब AC लोड लाइन को, तो X एक्सेस और Y एक्सेस पे, दैट मींस VCE एक्सेस और ICE एक्सेस पे ये पॉइंट्स मिलेंगे. नाउ वी हैव टू ड्रॉ AC लोड लाइन. तो हम देख सकते हैं दोनों, पिछले बार हमने DC लोड लाइन देखी थी, DC और AC लोड लाइन हम प्लॉट करके देख सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट, अब हम ड्रॉ करेंगे AC लोड लाइन और DC लोड लाइन. जैसा मैंने AC लोड लाइन के बारे में, DC लोड लाइन के बारे में डिस्कस किया था कि वहां पे दो पॉइंट फिक्स करते हैं हम. एक पॉइंट IC एक्सेस, IC दैट मींस Y एक्सेस पे, दूसरा X एक्सेस पे जहां पे VCE को रिप्रेजेंट किया जाता है. तो सिमिलरली दो पॉइंट यहाँ पे भी फिक्स करेंगे हम, पॉइंट A एंड पॉइंट B. सपोज दैट वी आर टेकिंग पॉइंट A by setting
IC equal to 0, then VCE maximum, प्रीवियस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, VCE maximum equal to VCQ plus ICQ RAC. Similarly, for point B, by setting VCE is equal to 0, then IC maximum is equal to VCEQ upon RAC plus ICQ. अब हम ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले क्या करें, आप एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है उनको एक्सिस ड्रॉ कर लें दोनों. तो ये VCE और IC. तो अब हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे AC लोड लाइन. तो सबसे पहले पॉइंट A, यहाँ पे मैंने पॉइंट A ले लिया है स्मॉल a, और पॉइंट स्मॉल b, और पॉइंट स्मॉल a VC मैक्सिमम के लिए, और पॉइंट स्मॉल b IC मैक्सिमम के लिए. तब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देता हूं AC लोड लाइन के लिए. ये AC लोड लाइन के लिए मैच कर दिया. सिमिलरली हमने DC लोड लाइन देखी थी. यहाँ पे पहले DC लोड लाइन कैपिटल B और कैपिटल A को कनेक्ट किया था, तो उस समय मुझे DC लोड लाइन मिली थी. तो ये AC और DC लोड लाइन, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखें तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट भी Q पॉइंट कहलाता है. उसको Q पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं. ये DC लोड लाइन मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है कैपिटल A और कैपिटल B से DC लोड लाइन को, और स्मॉल a स्मॉल b से AC लोड लाइन को रिप्रेजेंट किया है. यहाँ इसके पॉइंट VCE मैक्सिमम और IC मैक्सिमम, यहाँ पे ICQ और VCQ पॉइंट्स लेके DC लोड लाइन को रिप्रेजेंट किया है. तो ये देख सकते हैं हम कि कैसे हम किसी भी सर्किट में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जहां एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है ट्रांजिस्टर, उस समय उस सर्किट की एनालिसिस कर सकते हैं और उसकी DC एनालिसिस, AC एनालिसिस कर सकते हैं, DC लोड लाइन, AC लोड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ऑपरेटिंग पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं. ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में हम और डिस्कस करेंगे. ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. ऑपरेटिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए. थैंक यू.